BA 5 सेमेस्टर के भूगोल सब्जेक्ट में जो सेकंड पेपर है सुदूर संवेदन वाला, उसका आज पहला वीडियो है ये। और इस वीडियो को इस हिसाब से बनाया गया है कि परीक्षा में इस वीडियो से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा ही जाना चाहिए। पूरा का पूरा वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा, खास प्रश्नों की श्रृंखला को निकाल के लाया हूँ मैं। सुदूर संवेदन का अर्थ क्या है, इसके अलावा इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, और सुदूर संवेदन से रिलेटेड सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि पूरे चैप्टर का पूरे पेपर का ही नाम सुदूर संवेदन है। तो सुदूर संवेदन से अर्थ वगैरह इसका पूछा ही जाएगा निश्चित रूप से। तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, हर प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे कॉलेज अटेंड नहीं कर पाते हैं, कुछ गृहिणी महिलाएं जो पढ़ रही हैं, स्टूडेंट गर्ल्स, वो नहीं कर पाती हैं। तो उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। इसके लिए BA 5 सेमेस्टर का ज्योग्राफी का वीडियो है ये। सुदूर संवेदन का अर्थ पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या है। सुदूर संवेदन का मतलब किसी एक स्थान पर बैठकर काफ़ी दूर या कुछ दूर की वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, या उनको बिना छुए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही सुदूर संवेदन कहलाता है। जैसे फ़िलहाल मैं आपसे काफ़ी दूर बैठा हूँ और इस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी सुदूर संवेदन का ही एक हिस्सा है। अगर हम पृथ्वी पर रहकर चाँद की दूरी का पता लगाते हैं या चाँद पर किसी तरह की एक्टिविटी का पता लगाते हैं, तो वो सुदूर संवेदन ही है। हम पृथ्वी पर बैठ कर के और सूर्य का पता लगाते हैं, सूर्य की एक्टिविटी, सूर्य के तूफान के बारे में, सूर्य की गैस और सूर्य के टेम्परेचर के बारे में पता लगाते हैं, तो वो सुदूर संवेदन ही होता है। अब देखिए, यहाँ देख लेते हैं सुदूर संवेदन का अर्थ। सुदूर संवेदन को अंग्रेजी में रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। यह शब्द रिमोट तथा सेंसिंग से निर्मित हुआ है, जिसमें रिमोट का अर्थ दूर से तथा सेंसिंग का अर्थ पहचानना है, यानी किसी वस्तु अथवा परिघटना को बिना स्पर्श किए हुए सूचना ग्रहण करने को सुदूर संवेदन कहा जाता है। साधारण अर्थ में सामाजिक, आर्थिक, भौतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों को बिना स्पर्श किए हुए दूर से ही सूचना ग्रहण करने की तकनीक को सुदूर संवेदन कहा जाता है। आगे देखते हैं। हम अपने चारों तरफ जो कुछ देखते हैं, उन सभी में सुदूर संवेदन का नियम पारित होता है। जैसे टीवी देखते समय हमारी आंखें एक संवेदक का काम कर रही हैं। ये संवेदक टीवी के लिखे हुए तथा बिना लिखे हुए स्थानों से परिवर्तित प्रकाश तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण के तदनुरूपी आवेगों को प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद ये आवेग आपके मस्तिष्क में आ जाते हैं। यहाँ एक प्राकृतिक कंप्यूटर के द्वारा इनका साथ साथ विश्लेषण हो रहा है। इस विश्लेषण से मिली सूचना के आधार पर यह ज्ञात हो जाता है कि टीवी के काले भाग वास्तव में अक्षरों से निर्मित तथा वाक्य हैं, और आप इन वाक्यों में निहित अर्थ को समझ रहे हैं। महाभारत के समय में संजय द्वारा हस्तिनापुर से ही कुरुक्षेत्र में कौरवों तथा पांडवों के मध्य के महाभारत युद्ध का वर्णन किया गया, उसे भी सुदूर संवेदन कह सकते हैं। तो सुदूर संवेदन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। सुदूर संवेदन शब्द का सबसे पहले प्रयोग सन 1960 में एवलिन प्रूट के माध्यम से किया गया और मिशिगन विश्वविद्यालय को बिलारेन लेबोरेटरीज, जिसे वर्तमान में मिशिगन पर्यावरणीय शोध संस्थान के नाम से जाना जाता है, पर सुदूर संवेदन का विकास हुआ। वस्तुतः सन 1960 से पूर्व सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग शब्द अत्यधिक प्रचलित नहीं था, लेकिन वर्तमान में यह वैज्ञानिक व तकनीकी विशेषज्ञों में एक आकर्षक विषय के रूप में प्रचलित है।
अगला देखते हैं सुदूर संवेदन की परिभाषाएं। परिभाषाएं कुछ संस्थाओं ने दी हैं और कुछ खास व्यक्तियों ने दी हैं। देख लेते हैं क्या है। सुदूर संवेदन का तात्पर्य है किसी दूर स्थित घटना, वस्तु, धरातल के संदर्भ में सूचनाओं व आंकड़ों को अर्जित करना। जैसे हमने शुरू में समझा था कि अगर हम यहाँ बैठे हैं पृथ्वी पर और कहीं दूर जैसे सूर्य या चंद्रमा या कोई और ग्रह या पृथ्वी के ही ग्रह के आसपास की सूचनाएं जब हम दूर बैठे हुए ज्ञात करते हैं तो उसको सुदूर संवेदन कहा जाता है। सुदूर संवेदन में कोई चीज़ स्पर्श करके टटोली नहीं जाती है, दूर से ही उसको समझा जाता है। किसी वस्तु या घटना से संबंधित सूचना एकत्र करना सुदूर संवेदन की प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित है। नंबर पहला है इसमें कैंपबेल के शब्दों में सुदूर संवेदन एक ऐसा अभ्यास है जो शीर्ष परिदृश्य से प्राप्त प्रतिबिंबों के उपयोग द्वारा पृथ्वी के भूमि तथा जल तत्वों के बारे में, जल तलों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करता है तथा इनमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक से अधिक प्रदेशों से विद्युत चुंबकीय विकिरण में परावर्तन या उत्सर्जन का प्रयोग किया जाता है। नंबर दूसरा है इसमें अमेरिकन राष्ट्रीय शैक्षणिक विज्ञान के अनुसार, ये एक संस्थान है अमेरिका की, हाल ही में कई वैज्ञानिकों द्वारा सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग बृहद दूरी से सुदूर लक्ष्यों जैसे कि पृथ्वी, चंद्रमा, वायुमंडल, स्टेलर परिघटनाएं या घटनाएं इत्यादि के अध्ययन के लिए किया गया है। विस्तृत रूप से सुदूर संवेदन नियोजित आधुनिक संवेदकों, आंकड़ों, संशोधित विधि तंत्र, संचार सिद्धांत व युक्तियों, अंतरिक्ष व वायु निर्मित संयंत्र तथा बृहद सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक प्रणाली जिसका उद्देश्य पृथ्वी के धरातल के, वायुमंडल एवं अंतरिक्ष सर्वेक्षणों के संचालन के सामूहिक प्रभावों को निर्दिष्ट करता है, उसको सुदूर संवेदन कहेंगे। बैरेट एवं कर्टिज के शब्दों में किसी निश्चित दूरी से किन्हीं युक्तियों द्वारा किसी लक्ष्य के अवलोकन को सुदूर संवेदन कहा जाता है। तो जो युक्तियां हैं ये कोई ना कोई हमारा ऐसा संसाधन है जिससे हम प्राप्त करते हैं। जैसे चंद्रमा के आसपास की चीज़ों को हम पता कैसे लगाएंगे, वहाँ तक किसी न किसी तरह का हम यान भेजेंगे, उसको इन्होंने युक्ति कहा है। या अगर यान जाएगा वो हमारे पास या तो फ़ोटो भेजेगा वहाँ से या कुछ तरंगे भेजेगा जिससे हम अपने कंप्यूटर से उसकी स्क्रीन से हम पता लगा पाएंगे कि वहाँ किस तरह का मौसम है, किस तरह का धरातल है, किस तरह की परिघटनाएं हो रही हैं। तो उसको हम युक्ति कहेंगे। नंबर नेक्स्ट है लिंटस एवं सिमोनेट के शब्दों में बिना छुए या संपर्क के किसी वस्तु के बारे में भौतिक आंकड़ों की प्राप्ति करना सुदूर संवेदन कहलाता है। नंबर नेक्स्ट है फिशर के शब्दों में सुदूर संवेदन एक ऐसी कला या विज्ञान है जो बिना किसी संपर्क के किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। कोलवेल के शब्दों में विस्तृत अर्थों में सुदूर संवेदन शब्द का अर्थ है किसी निश्चित दूरी से टो लेना या सर्वेक्षण करना। टो लेने का मतलब है टटोल लेना उसको। फ्लॉयड एवं सोवेंस के शब्दों में सुदूर संवेदन शब्द का पर्याय उन विधियों से है जिनमें किसी लक्ष्य को पहचानने तथा उनके लक्षणों को मापने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जैसे प्रकाश ऊष्मा व रेडियो तरंगों को प्रयोग में लाया जाता है। आगे देखते हैं सुदूर संवेदन की आवश्यकता क्या है। तो इसमें 6 पॉइंट दे रखे हैं, देख लेते हैं सुदूर संवेदन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है इस समय। सुदूर संवेदन एक अंतरानुशासिक क्रिया है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि सुदूर संवेदन किसी एक काम के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ये बहुत सारे इसके काम हैं। तो आप इसकी आवश्यकता को किसी एक से ना जोड़ें।
यानी सुदूर संवेदन किसी एक चीज़ के लिए नहीं बना है, बहुत सारी चीज़ों के लिए बना है और उसी के लिए अंतरानुशासिक शब्द आया है ये, जिसमें किसी दूर या सुदूर प्लेटफॉर्म से प्रेषित आंकड़ों का विश्लेषण करने, प्राकृतिक संसाधनों की तालिका, मॉनिटरन व मूल्यांकन के लिए इसकी आवश्यकता है। नंबर दूसरा है प्रदूषण की समस्या तथा जलवायु के क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान। पूर्वानुमान का मतलब जैसे अभी जैसे तूफान आने वाला है, उससे 2 दिन पहले हम अनुमान लगा लेते हैं कि तूफान आ रहा है, तो वहाँ जगह हम खाली करा देते हैं, तो जान माल का खतरा कम हो जाता है। उसी तरह से हम कैसे पता लगाएंगे कि 2 दिन बाद भूकंप आ रहा है, तो हम सुदूर संवेदन से पता लगाएंगे। सुदूर संवेदन से हमारे जो टेलीस्कोप वगैरह वायुमंडल में जो प्रक्षेपित हैं पहले से, वो हमें सूचनाएं भेजते हैं, उनसे हम पता लगाते हैं। तो सुदूर संवेदन का मतलब जो पूर्वानुमान है मौसम से संबंधित, उनके बारे में पता लगाया जा सकता है और प्रदूषण की समस्या का भी पता लगाया जा सकता है। जैसे कार्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए सुदूर संवेदन की आवश्यकता है। नंबर तीसरा, आर्थिक कार्यों के अलावा, आर्थिक कार्य तो इसमें शामिल हैं ही, इसके अलावा समस्त देशों में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का मतलब ये है जैसे एक देश है ये, और इस देश के चारों तरफ जो सेना लगी होती है वो इसकी रक्षा के लिए लगी होती है, लेकिन अगर हम पर कोई आक्रमण करेगा तो हम उसकी रक्षा के लिए जो हम वार करेंगे वो प्रतिरक्षा कहलाएगा ना। तो उसकी प्रतिरक्षा के लिए सुदूर संवेदन की आवश्यकता है। हम देख सकते हैं कि विदेश में या दुश्मन का जो देश है उसमें कितने सारे बम लग रहे हैं, कितने सारे प्लानिंग हो रही है, या कितने सारे सैनिक लगे हुए हैं, वहाँ की क्या व्यवस्था है, तो हम अपने टेलीस्कोप से पता लगा सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फैक्ट है इसमें। तो इसमें देखो तीसरा पॉइंट है आर्थिक कार्यों के अलावा समस्त देशों में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सुदूर संवेदन की आवश्यकता है। नंबर नेक्स्ट है फसल उत्पादन, फसल नाशक जीवों तथा रोगों की चौकसी, मृदा आर्द्रता अनुमान लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाएगा, यह इसकी आवश्यकता है। नंबर नेक्स्ट है प्रदूषण मॉनिटरन, महासागर उत्पादकता, समुद्र तल उद्भव के प्रभाव, वर्षण अनुमान, जैव विविधता तथा जैव मात्रा के अनुमान लगाने हेतु। तो देखिए इसमें एक शब्द है जैव विविधता, इसका मतलब जीवों की विविधता से है। वर्षण का मतलब सीधा वर्षा का अनुमान लगाना है, ये मौसम में भी आ जाएगा, मौसम के पूर्वानुमान में। समुद्र तल उद्भव के प्रभाव, जो समुद्र का तल होता है उसके उद्भव के प्रभाव, और प्रदूषण से संबंधित ऊपर भी टॉपिक आ गया ये, तो प्रदूषण मॉनिटरिंग तो है ही। इसके अलावा लास्ट में देखेंगे हम नंबर 6 भू संपत्ति मानचित्रण व संसाधन प्रबंधन के प्रतिरूपों को रचना करने हेतु। सुदूर संवेदन के उद्देश्य देख लेते हैं क्या है। नंबर पहला है जैव विविधता के संदर्भ में पूर्वानुमान लगाना, अभी हमने जैव विविधता के बारे में पढ़ा है। अगम्य तथा दुर्गम क्षेत्रों का प्राथमिक मानचित्रण करना। अगम और दुर्गम का मतलब जहाँ पर मनुष्य आसानी से ना पहुँच पाए, जैसे कि पर्वतीय बर्फीले इलाके और डेजर्ट एरिया के बीचों बीच जाना, ये काफ़ी जटिल होता है, दुर्गम क्षेत्र हैं, ये अगम्य क्षेत्र हैं। तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त आसानी से की जा सकती है, इनका मानचित्रण किया जा सकता है। इसके माध्यम से मनुष्य व वातावरण के मध्य बदलते संबंधों की जानकारी अर्जित करना। ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, जलवायु परिवर्तन की भी जानकारी यहाँ सुदूर संवेदन से मिलेगी। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि सुदूर संवेदन अंतरानुशासिक एक विषय है, यानी कोई एक काम के लिए ये नहीं बना है, इसमें बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। नंबर 4 है पर्यावरण प्रदूषण तथा अवनयन का ज्ञान अर्जित करना। अवनयन का ज्ञान का मतलब ये है जैसे एक डेजर्ट एरिया है
डिजर्ट का मतलब यहाँ पर टोटल क्या है, ये रेत है और यहाँ टेम्परेचर हाई रहता है, यहाँ पेड़ नहीं है या पानी नहीं है, इस तरह का एरिया है। तो इसके पास की जो भूमि है ये वाली, इस भूमि में कुछ किया जा सकता है, जैसे कि बाजरा बोया जा सकता है या मोटी अनाज बोए जा सकते हैं। यहाँ हल्की फुल्की वर्षा भी हो जाती है, लेकिन फ़िलहाल इसको कोई काम में नहीं लिया जाता है। मनुष्य अगर चाहे तो इसमें मेहनत करके कुछ उत्पादन कर सकता है, लेकिन इसके पास की ज़मीनें खाली पड़ी रहती हैं। उसको हम अपनी भौगोलिक भाषा में क्या कहते हैं, अवनयन कहते हैं। तो ऐसा ऐसा पृथ्वी का क्षेत्र, ऐसी भूमि जहाँ पर डिजर्ट एरिया के पास हो, उसे अवनयन के नाम से भी जाना जाता है। उसका ज्ञान अर्जित करना, पारंपरिक सर्वेक्षण के स्थान पर कम समय में व्यापक क्षेत्र का सर्वेक्षण करना। पारंपरिक सर्वेक्षण का मतलब जैसा सर्वेक्षण होता आ रहा है उस तरह के सर्वेक्षण के स्थान पर कम समय में व्यापक क्षेत्र का सर्वेक्षण करना। जैसे एक गांव का अगर हम मैप बनाएंगे तो घूम फिर के देखेंगे, इस तरह का मैप बना। लेकिन वहीं वायुमंडल में अपने टेलीस्कोप हमने उड़ा दिए और जब उसने मैप निकाला तो कोई और तरह का मैप आया, इस तरह से निकल के। और टेलीस्कोप इसका फ़ोटो खींच के हमें एक मिनट में दे देगा और पहले, जबकि गांव को चारों तरफ से घूम करके हम इसका मैप तैयार करेंगे तो हमें कम से कम 1 महीना लग जाएगा। तो इस तरह से पारंपरिक सर्वेक्षण के स्थान पर कम समय में और व्यापक क्षेत्र का सर्वेक्षण करना इसका उद्देश्य है। नंबर 6 है भूमंडलीय समस्याओं, जैसे वैश्विक तापन, हिम क्षेत्रों का पिघलना, हरित गृह प्रभाव, जल स्तर का बढ़ना तथा ओजोन अवक्षय की जानकारी देना इसका उद्देश्य है। हिम क्षेत्रों का पिघलना, ये बर्फ़ का पिघलना अपने काफ़ी सामान्य घटना है और सामान्य घटना ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है जानना। लेकिन वहाँ पर जहाँ बर्फ़ पिघल रहा है वहाँ जा कर के अगर हम जानकारी लेंगे तो उसमें हमारी जान को भी खतरा है और काफ़ी कठिनाइयाँ भी हमको देखनी पड़ेंगी। तो हम अपने टेलीस्कोप से इसको देख सकते हैं, वो सुदूर संवेदन कहलाएगा। इसके अलावा देखिए जल स्तर का बढ़ना, जब बर्फ़ पिघलेगा तो जल स्तर बढ़ेगा और इस जल स्तर को भी हम टेलीस्कोप के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे और बारीकी से और बिल्कुल सटीक अनुमान लगा पाएंगे कि कितना जल स्तर बढ़ा है। जबकि वास्तविकता में निगरानी रखने पर ऐसा संभव नहीं है कि हम ये पता लगा पाएँ कितना जल स्तर बढ़ा है या कितना घटा है। ओजोन परत वायुमंडल की तीसरी परत है, उसमें ओजोन गैस भरी हुई है पूरी तरह से, एक लेयर है ओजोन परत की और उस ओजोन परत की लेयर ही हमारी रक्षा करती है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। तो जो ओजोन परत है उसका क्षय हो रहा है, यानी वो पतली हो रही है, और जो क्षय हो रहा है उसका हम पता लगाने के लिए भी सुदूर संवेदन का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ हमें सुदूर संवेदन से प्राप्त होती हैं और इतने सारे उद्देश्यों को लेकर के सुदूर संवेदन हम पढ़ते हैं। भूगोल का काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है ये। सुदूर संवेदन का महत्व क्या है देख लेते हैं। सुदूर संवेदन कोई नया विषय नहीं है, लेकिन पिछली कुछ शताब्दियों में सुदूर संवेदन की तकनीकों में इतना सुधार हुआ है कि वर्तमान में ग्लोबीय वातावरण को समझने का एकमात्र सबसे अनिवार्य साधन बन गया है। आज सुदूर वन संसाधन के क्षेत्र में निम्नलिखित इतने सारे टॉपिक हैं, इनको हम इनके महत्व को जानेंगे। नंबर पहला देख लेते हैं, वन मानचित्रण, दावानल पहचान यानी फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन, पास स्थल मानचित्रण, इसके अलावा स्थानांतरण कृषि। स्थानांतर कृषि मैंने आपको 4th सेमेस्टर में भी पढ़ाया था, किसी एक स्थान के जंगलों को साफ करके काट करके वहाँ पर खेती करना।
3-4 साल खेती करने के बाद जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, फिर अगले जंगलों को काटना और फिर वहाँ खेती करना, इसको हम स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि कहते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसका अंग्रेजी में शब्द है। मृदा वर्गीकरण, क्षारीय तथा लवण मृदा का मानचित्रण, व्यर्थ भूमि का सीमांकन, भूमि प्रयोग मानचित्र, अनावृष्टि मॉनिटरिंग, हिम जलवाह। इतने सारे इसके महत्व को हमने समझा। कुछ और हैं इसमें: सिंचाई जल प्रबंधन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सीमांकन, भूविज्ञान के क्षेत्र में भौम जल मॉनिटरिंग, भूवैज्ञानिक मानचित्रण तथा खनिजों की खोज वगैरह। उपयुक्त समग्र दशाओं के संदर्भ में जानकारी सुदूर संवेदन के माध्यम से ही मिलती है। इस प्रकार भौगोलिक अध्ययन में इनका विशेष स्थान है। सुदूर संवेदन का क्षेत्र देख लेते हैं कि सुदूर संवेदन में कहाँ कहाँ इसका अध्ययन किया जा रहा है। नंबर पहला है भूविज्ञान, यानी जियोलॉजी में इसका अध्ययन किया जा रहा है। इस तकनीक से भूगर्भ की संरचना तथा कटिबंध, घनत्व, गहराई, प्रमुख खनिजों, सेल संरचना, भिन्न भिन्न प्रकार की चट्टानों की स्थिति, नमन, उनमें पाए जाने वाले कई तरह के तत्वों की जानकारी है। नंबर दूसरा जल विज्ञान है। हाइड्रोलॉजी, सुदूर संवेदन तकनीक की मदद से नदियों के जल प्रवाह प्रणाली में क्षेत्र की सीमा, हिमरेखा का चित्रण, नदियों, झीलों, पोखरों के जल तल, भूमि प्रयोग से संबंधित जल संसाधनों की जानकारी, नवीन जल स्रोतों की खोज व जल सर्वेक्षण की जानकारी मिलती है। इसका जो उपयोग है या इसका जो क्षेत्र है वो मौसम विज्ञान में भी है। मौसम विज्ञान में देख लेते हैं सुदूर संवेदन तकनीक से हवाओं की दिशा तथा गति, तापक्रम का वितरण, वायुमंडल विक्षोभ, सूर्यतप, सूर्यतप का मतलब होता है सूर्य से आने वाली किरणें, आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब वायु में पानी या नमी, वर्षा, वायु राशि तथा वाताग्र की जानकारी मिलती है। तो मौसम में भी इसका काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया जा रहा है और इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता भी है। ये जो सारे टॉपिक हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम इन टॉपिक को समझ लेते हैं सही से, 1-2 बार और पढ़ लेते हैं इनको, तो हमें किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जाने पर हम कई सारी चीज़ों को हम बनाकर लिख सकते हैं, अगर इसकी सही जानकारी है हमें। जैसे भूविज्ञान में देख लेते हैं कि इसका कहाँ पर अध्ययन हो रहा है, किस किस तरह से हम इसको प्रयोग में लाते हैं। तो भूविज्ञान का मतलब जियोलॉजी, भू का विज्ञान, पृथ्वी का विज्ञान। तो देखो भूगर्भ, पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है वहाँ तो कोई जाकर नहीं देखेगा क्या हो रहा है, तो हम अपने कुछ यंत्रों को नीचे भेज करके या किसी तरह से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन हम नहीं जाते अंदर, ये क्लियर है। तो इसका मतलब सुदूर संवेदन ही हो जाएगा ना। कटिबंध, कटिबंध का मतलब क्षेत्र से होता है। घनत्व, गहराई, घनत्व का मतलब जैसे आप ये मान सकते हैं पर स्क्वायर मीटर, यानी कि चारों तरफ से जो 1 मीटर है वो कितना वजन है, वो घनत्व कहलाता है। जैसे और समझने के लिए आप समझें कि जैसे ये एक बॉक्स है और एक ये बॉक्स है, एक लोहे का बना हुआ है, एक मान लीजिए लकड़ी का बना हुआ है। तो जो लोहे वाला है वो ज़्यादा भारी होगा, लकड़ी वाला हल्का होगा, जबकि दोनों का आकार बराबर है। तो ये कहा जा सकता है कि लोहे वाले का घनत्व ज़्यादा है और इसको अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं। तो घनत्व के बारे में भी इसमें जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और पृथ्वी के अंदर की, जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इसके बारे में पढ़ा होगा, स्याल सीमा नेफे के बारे में, तो हमें घनत्व के बारे में इसकी जानकारी पूरी है।
और हमने ये भी समझाया कि पृथ्वी के अंदर का घनत्व धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और कोर का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो कोर तक तो हम गए नहीं ना, हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। तो कोर की जानकारी हमें कैसे मिली? तो सुदूर संवेदन से। तो गहराई, प्रमुख खनिजों, सेल संरचना, सेलों की संरचना, चट्टान है उनकी संरचना कैसी है, इन सबको आप बढ़िया तरह से पढ़ लें, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अगला देखो समुद्र विज्ञान। इसमें सुदूर संवेदन की मदद से महासागरीय नितल, जो महासागर होते हैं, ये महासागर का ऊपरी सतह है, लेकिन महासागर का पानी जिस तल से लगा हुआ है वो तल भी ऊंचा नीचा होता है ना, बिल्कुल सपाट थोड़ी होगा, तो उसको हम कहते हैं नितल। जो महासागर है उसको हम, महासागर के नीचे वाली तली को हम कहते हैं महासागरीय नितल। तो उसका जो ऊंचा नीचा क्षेत्र है उसको कहते हैं महासागरीय नितल के उच्चावच। तो वही बात कर रहे हैं। तो महासागरों में वैसे हम जा सकते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन वगैरह सिलेंडर लगा के, लेकिन सही मायनों में वहाँ पर हम अपने बहुत सारे संसाधन भेज करके, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भेज करके वहाँ की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसको सुदूर संवेदन कहा जाता है। इसके अलावा तापमान, लवणता, महासागरीय निक्षेप, महासागरीय धाराओं, प्रवाल भित्तियों, ज्वार भाटा एवं महासागरीय खनिज भंडारों की जानकारी मिलती है। नंबर 6 देखते हैं, कृषि। नंबर 6 में है मिट्टी, कृषि, वन, सुदूर संवेदन मदद से मिट्टियों की निर्माण प्रक्रिया, प्रमुख पदार्थों, मिट्टी के प्रकारों, ऊसरता, मिट्टी जमाव, मिट्टियों का उपजाऊपन, मिट्टी अपरदन या इसको मृदा अपरदन, मिट्टी क्षरण या मृदा क्षरण इत्यादि, कृषि क्षेत्रों, प्रमुख कृषि फसलों, वन प्रदेशों, वनस्पति के प्रकार व वन पदार्थ की जानकारी मिलती है। वीडियो काफ़ी आपको फैक्चुअल लग रहा होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी सारी चीज़ों को ही अर्जित कर लें, लेकिन आप समझें इसको कि जो मिट्टी से संबंधित सारी चीज़ें हैं, जैसे मिट्टी का कटाव होना एक आज आम बात है और ये बहुत बड़ी समस्या है। जब आप उत्तराखंड के क्षेत्रों में जाते हैं तो भूस्खलन आपने पढ़ा होगा। भूस्खलन की समस्या, ये भूस्खलन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें मिट्टी के क्षरण या मिट्टी का कटाव, ये सब उसी से संबंधित है। जब मिट्टी की बात आएगी तो आप कृषि और वन को कहाँ छोड़ेंगे? भाई कृषि भी मिट्टी में की जाती है और वन भी मिट्टी में होते हैं, और मिट्टी में बहुत सारी पदार्थ, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हम लोगों के लिए। तो जो जो चीज़ें मिट्टी से रिलेटेड है वो सब इसमें शामिल है। आप इस तरह से इसको समझें। मिट्टी मनुष्य के जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी फसलें, बहुत सारे जीव और बहुत सारी वनस्पति, जो कि वन वनस्पति है, वो मिट्टी से ही है। मिट्टी नहीं तो वो भी नहीं होगी। तो इसलिए मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसकी जानकारी हमें सुदूर संवेदन से सही मात्रा में, सही तरीके से मिल पाती है। मिट्टी के प्रकारों की भी इसमें जानकारी है। ऊसरता, मिट्टी जमाव, मिट्टियों का उपजाऊपन, मिट्टी अपरदन, ये सारी जानकारी मिट्टी से संबंधित मिलती है। अब देखते हैं नंबर 6 में मानचित्र कला यानी कार्टोग्राफी। सुदूर संवेदन मुख्य विषय क्षेत्र मानचित्रण है। इसके माध्यम से प्रतिबिंब होते हैं। वह प्राकृतिक व मानवीय साक्ष्यों से संबंधित सूचना वाले होते हैं। इन्हीं की मदद से प्रयोग विषयक मानचित्र व अंकीय मानचित्रण का प्रयोग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मानचित्र कला में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगला है भूमि उपयोग विश्लेषण। सुदूर संवेदन तकनीक का मुख्य उद्देश्य भूमि प्रयोग के प्रारूप, विशेषताओं, प्रकारों के साथ ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में भूमि प्रयोग के भिन्न भिन्न प्रारूप की जानकारी मिलती है।
तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप इसको एक बार और वीडियो देख करके आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आज का वीडियो यहीं तक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। कुछ ना कुछ खास चीज़ें, खास प्रश्नों की श्रृंखला लेके आऊँगा मैं। ये जो वीडियो बनाया गया है इसमें भी ये जो सारे प्रश्न हैं, सारे टॉपिक हैं, यहाँ तक कि एक एक हेडिंग आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें और नोट्स भी बना लें आप इसका। दरअसल होता यह है कि नोट्स बनाने से हम बहुत सारी चीज़ें बिना याद करे भी याद रख सकते हैं। अभी आपके पेपर होने में थोड़ा समय है, तो इसलिए जब तक पेपर होगा तब तक आपको मैं इतनी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा आपको कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।